जय हिंद दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम टीवाई बीकॉम के 5th सेमेस्टर में बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का यूनिट 2 जो है उसका पूरा रिवीजन करने वाला है, ताकि आपका बहुत ही कम टाइम में एक्सीलेंट कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। इवन अगर आप पहली बार ये यूनिट 2 को स्टडी कर रहे हो तो भी अगर आप ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और ये रिवीजन हम लोग शुरू करें इससे पहले आप लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट, पेन या पेंसिल रखो, ताकि जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको आप टिक मार्क कर सको, या फिर जो भी चीज आपको नोट डाउन करनी है वो नोट डाउन कर दो, ताकि आपके माइंड में सारे के सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 2 ऑफ बिजनेस लॉ। तो यहां पे दोस्तों बिजनेस लॉ में सेकंड यूनिट में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस सेशन में मैं आपको इस पूरे पहले चैप्टर का फुल फ्लेज रिवीजन करवाने वाला हूं। तो यहां पे हमारा सबसे पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन है कंडीशंस अंडर विच द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। कौन सी कंडीशन में हम लोग कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल मानेंगे, या तो फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन अनलॉफुल एंड इलीगल एग्रीमेंट। तो यहां पे याद रखना दोस्तों, सबसे पहले तो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, एंड ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पस, हेतु, वो लॉफुल ही होना चाहिए। दैट मीन्स के इफ द ऑब्जेक्ट और the consideration is unlawful then that agreement is void। ये याद रखना दोस्तों कि या तो कंसीडरेशन या तो ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा void हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि when the consideration और ऑब्जेक्ट is considered as अनलॉफुल, और यहां पे टोटल आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। देखो लॉ में ये बहुत जरूरी है कि आपको सारे के सारे पॉइंट याद रहे, तो आप अंदर इंफॉर्मेशन लिख पाओगे, या एमसीक्यू के लिए भी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब सेक्शन 23 के हिसाब से कब हम कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल मानेंगे, तो सबसे पहला है इफ इट इज फोरबिडन बाय द लॉ। फोरबिडन मतलब रिस्ट्रिक्टेड, उसको लॉ ने मना कर दिया है कि भाई ये आपका कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं। तो देखो इफ द ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू परफॉर्म एन एक्ट विच इज फोरबिडन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको लॉ ने फोरबिड कर दिया है मतलब मना कर दिया है, वो काम करने के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉइड हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल है एन एग्रीमेंट टू ऑफर गवर्नमेंट सर्विसेज अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 20,000। मतलब ये हो गया दोस्तों ब्राइब। ब्राइब देके गवर्नमेंट की कोई सर्विस लेना, कोई काम करवाना, तो गवर्नमेंट ने यानी कि लॉ ने यहां पे ब्राइब देने से मना किया हुआ है। हाँ ये होता है, ये हम सब जानते हैं, बट ऑफिशियली देखने जाए तो वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट, इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इट परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई प्रोविजन ऑफ लॉ है वो डिफीट होगा यानी कि ब्रेक होगा। तो देखो इफ द ऑब्जेक्ट और द कंसीडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच दैट इट वुड डिफीट यानी कि वायोलेट यानी कि ब्रेक, तोड़ना, क्या, द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब के कोई कायदो तूटतो होय, आ कॉन्ट्रैक्ट करवाथी कोई कायदो तूटतो होय, दैट मीन्स के ए एग्रीमेंट शू कहेवासे, वॉइड कहेवासे। That is when two or more person agree to defeat the provision of any law and contains unlawful object and consideration, then agreement is void. Then third point, if it is fraudulent, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड है, तो यहां पे देखो इफ एन एग्रीमेंट इज मेड फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, यही मेन याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस फ्रॉड करना है, किसी को चीट करना है। वो आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखा हो तो 25 दिन में पैसा डबल, तो वहां पे चिट फंड वाली जो अनुराधा थी उसका पर्पस क्या था कि राजू के पैसे फ्रॉड करके निकलवा लेना, तो उसको क्या कहेंगे, वॉइड। मतलब कि फ्रॉड्यूलेंट पर्पस वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। यही आपको मेन चीज
याद रखनी है। तो देखो यहां पे क्या कहा है, इफ 2 or more person decide to obtain monetary gains by committing a fraud on a third party, जो मैंने एग्जांपल में बता दिया, अनुराधा वाला, लक्ष्मी चीट फंड, फिर हेरा फेरी, इट इज कंसिडर एज एन एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉइड हो जाएगा। देन फोर्थ, इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट से किसी ना किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी, अब इंजरी का मतलब यहां पे होता है दोस्तों कोई ना कोई तरह का लॉस होता है। तो देखो हियर इंजरी मींस रॉन्ग, हार्म और डैमेज, ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। इंजरी का मतलब होता है कोई ना कोई रॉन्ग या कोई ना कोई हार्म या तो फिर डैमेज। एंड हियर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक गुड्स, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सको, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, लैंड, जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती। तो यहां पे ये दोनों चीजें प्रॉपर्टी में कवर हो जाती है। दैट मीन्स कि इफ एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स एनी इंजरी to either any person or any property, then it is void. Clear? Then fifth point, if it is regarded as immoral by the court, immoral का मतलब अनैतिक। तो देखो if by an agreement two person agrees to commit an act which is outside the scope of good moral conduct, मतलब નૈતિકતાની બહાર છે, આપણે જે કામ કરીએ છીએ એ નૈતિકતાની બહારનું છે, ખોટું કાર્ય છે, then all the agreement in violation of morality and founded upon the consideration contrary to public moral is considered as void. Thus if the object of the consideration of an agreement is immoral, it is unlawful। तो ये गोल घूम के बात एक ही है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इमोरल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट A husband and a wife for future separation, मतलब अभी से प्लान करते हैं फ्यूचर सेपरेशन के लिए, तो ये void होगा। कई बार आपने देखा होगा मूवीज में कि फॉरेन कंट्रीज का वहां पे हमको ग्रीन कार्ड चाहिए या सिटीजनशिप चाहिए, इसलिए गलत तरीके से मैरिज करते हैं, फिर वहां पे जाके डिवोर्स ले लेते हैं। तो इस तरह का एग्रीमेंट करना ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, अपोज टू मोरालिटी है, तो वो void हो जाते हैं। An agreement is illegal for immorality in the following cases। कब immorality के ग्राउंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएंगे? तो पहला, where the consideration is an act of sexual immorality, and second, where the object of an agreement is the furtherance of the sexual immorality, मतलब sexual immorality के लिए, मतलब गलत तरह से sexual favor के लिए अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो इमोरल है और वो इलीगल भी है। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट कैटेगरी इज opposed to public policy. If an agreement is opposed to public, that means कि it is void. Opposed to public policy मतलब जाहिर जनता ने एनाથી नुकसान થતું હોય. An agreement is aid to be opposed to public policy when it is harmful to public welfare or the state. હવે અહીંયા state નો મતલબ થાય દોસ્તો ગવર્મેન્ટ, ગવર્મેન્ટનો મતલબ જનરલ પબ્લિક જ આવી ગઈ। ફોર એક્ઝામ્પલ એગ્રીમેન્ટ ફોર ક્રિએશન ઓફ मोनोपोली, मतलब अगर मोनोपोली बना देते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो है, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल, ये सब लोग मिलके मोनोपोली बना देते हैं और सब लोग हाई प्राइस चार्ज करते हैं, तो उससे क्या होगा? पब्लिक को नुकसान होगा कि ज्यादा फीस या ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी और सर्विस की क्वालिटी भी डाउन जाएगी। अगर कंपटीशन होगी तो ऑब्वियस है कि सर्विस क्वालिटी भी बढ़ती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों डिस्टिंक्शन बिटवीन अनलॉफुल एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। दोनों में डिफरेंस है, अनलॉफुल और इलीगल। तो देखो, अनलॉफुल एग्रीमेंट इज वन विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये हम लोग पहले भी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि वो अनलॉफुल एग्रीमेंट होंगे जो कि अनएनफोर्सिएबल है, ठीक है, एंड इट इज नल एंड वॉइड एब इनिशियो, जबकि इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो नॉट एनफोर्सिएबल। तो यहां पे देखने जाओ तो दोनों आपको सिमिलर लगेंगे कि सर अनलॉफुल एग्रीमेंट ये भी अनएनफोर्सिएबल है, इलीगल एग्रीमेंट ये भी अनएनफोर्सिएबल है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो चलिए वही देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है एन अनलॉफुल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ये तो सिमिलर है, इलीगल में भी ऐसा ही है। इट इज नल एंड वॉइड एज अमंग द इमीडिएट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
उन लोगों के लिए ही, यहां पे फॉर एग्जांपल ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उन लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा। नल मतलब विदाउट एनी इफेक्ट। It is not enforceable simply because it is opposed to public policy. And here, the legal effect is that only the unlawful agreement is void. ये सेंटेंस को आप याद रखना, क्योंकि इसके साथ हम अभी इस टॉपिक को कंपेयर करेंगे तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। यहां पे क्या होगा, जो मेन एग्रीमेंट, जो मेन ट्रांजैक्शन हुआ है वही यहां पे वॉइड होगा, उसके साथ कनेक्टेड कोलेटरल एग्रीमेंट सारे के सारे एक्टिव यानी कि वैलिड रहने वाले हैं, किसमें, अनलॉफुल एग्रीमेंट में। तो यहां पे देखो लिखा है द कोलेटरल ट्रांजैक्शन, कोलेटरल मतलब एनी साथे जोड़ाएला संलग्न, आर नॉट अफेक्टेड मतलब वो सारे के सारे वैलिड ही रहेंगे। सो दे कंटिन्यू टू बी एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। जबकि इलीगल एग्रीमेंट, उसको हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, तो इट इज ऑल्सो वॉइड एब इनिशियो एंड नॉट एनफोर्सिएबल। ये बिल्कुल सही है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिफरेंस का है। The legal effect of illegal agreement is more severe than the unlawful agreement. जो भी इलीगल एग्रीमेंट है उसकी इंप्लीकेशन ज्यादा सीवियर यानी कि स्ट्रिक्ट है। एंड इन द केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट, नॉट ओनली द मेन एग्रीमेंट बट ऑल्सो द कोलेटरल ट्रांजैक्शंस आर वॉइड। ये मेन डिफरेंस है। अनलॉफुल में क्या होगा, जो मेन ट्रांजैक्शन है वही अनलॉफुल होगा और वाइड होगा, जबकि इलीगल के अंदर जो मेन ट्रांजैक्शन है वो तो वाइड होगा ही, पर उसके बेस के ऊपर कोई और एग्रीमेंट हुए हैं किसी और पार्टी के बीच में या सेम पार्टी के बीच में, तो भी वो यहां पे वाइड माने जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ड्रग्स बेच के पैसा अर्न करना इलीगल है, तो ड्रग्स बेच के जो पैसा आएगा वो ट्रांजैक्शन, ड्रग्स बेच के पैसा लेना वो तो वाइड ही, पर सपोज ऐसा है कि वो पैसा से हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे, तो देखो पैसों से हॉस्पिटल बनाना ये वैलिड है, बट यहां पे वो पैसे आप इलीगल एक्टिविटी ड्रग्स बेच के लाए हो, तो उसके साथ कनेक्टेड ट्रांजैक्शन यानी कि हॉस्पिटल बनाना, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉइड हो जाएगा। तो मेन डिफरेंस ये याद रखना है कि अनलॉफुल एग्रीमेंट है तो सिर्फ मेन ट्रांजैक्शन वॉइड, जबकि इलीगल के अंदर मेन ट्रांजैक्शन एज वेल एज कोलेटरल दोनों वॉइड हो जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक या तो फिर सेकंड क्वेश्चन, जो कि है एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग ट्रेड। मतलब रिस्ट्रेन मतलब रोकना या अपोज करना। तो कोई भी एग्रीमेंट जो कि कोई भी लॉफुल ट्रेड को यानी कि काम को अपोज करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, तो उसकी इफेक्ट क्या होगी। तो देखो, एन एग्रीमेंट विच प्रिवेंट्स, प्रिवेंट मतलब रोकना, रोकवू, पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। वोकेशन मतलब व्यवसाय, मतलब कोई पण वेपार તમે વ્યવસાય કરો છો તો જે લॉफुल છે એને રોકવા માટે તમે કોઈ પણ પ્રકારનો આવો એગ્રીમેન્ટ કરશો, then it is treated as an agreement in restraint of trade and such agreement is void। ध्यानથી समझो दोस्तों, શું કીધું છે, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिस एग्रीमेंट से हम किसी पर्सन को लॉफुल बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन या वोकेशन करने से रोकते हैं, तो वो एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट, किसी पर्सन को लॉफुल काम करने से रोकना, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो देखो फॉर एग्जांपल सपोज ए द ओनर ऑफ होटल क्वालिटी एग्रीज टू गिव 2,50,000 टू बी इफ बी विल नॉट ओपन हिज न्यू होटल इन द एरिया ऑफ सयाजीगंज। मतलब फॉर एग्जांपल सयाजीगंज में मिस्टर ए की एक होटल या रेस्टोरेंट है और मिस्टर बी भी काफी अच्छे एक्सपीरियंस होटल मैनेजर है या तो फिर शेफ है, और वो खुद की होटल सयाजीगंज एरिया में ही स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करते हैं, तो मैं आपको 2.5 लाख रुपए दूंगा, सयाजीगंज एरिया में आप रेस्टोरेंट मत शुरू करना। तो यहां पे 2.5 लाख रुपए देके एग्रीमेंट किया, क्यों, ताकि वो रेस्टोरेंट यहां पे स्टार्ट ना करे। अब ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करना ये लॉफुल काम है, तो यहां पे इन्होंने जो एग्रीमेंट किया 2,50,000 देके कि आप इस तरह से रेस्टोरेंट मत ओपन करना, वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल, बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। और उसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी दोस्तों, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। मतलब कि यहां पे वो पैसा लेने के बाद भी अगर अपनी रेस्टोरेंट चालू कर देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपने ऋतिक रोशन वाला सुपर 30 मूवी देखा हो तो उसके अंदर देखो ऋतिक रोशन और वो एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन दिखाता है,
उनके ओनर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर मेरे बच्चे जो है उसके कम मार्क्स आए तो फिर मैं मेरा ये सुपर 30 का जो बैच है वो बंद कर दूंगा। अब एक्चुअली में उसके मार्क्स कम आते हैं, फिर भी वो बैच बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में किसी को लॉफुली किसी को पढ़ाने से रोकना ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो गया। तो यहां पे आप इस तरह से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पर यहां पे कुछ ऐसे केसेस है दोस्तों जहां पे किसी को लॉफुल काम करने से रोकना ये वैलिड होगा। तो यहां पे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं वो 7 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है सेल ऑफ गुडविल। तो देखो, a seller of goodwill of a business may agree with the buyer that he will not carry on a similar business within a specified local limits or as long as the buyer carries on the business under the same title. Here the restraint should be reasonable regarding the time and space. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल भाविन सर ने अपने साहस स्मार्ट स्टडीज या साहस इंस्टीट्यूट की गुडविल किसी और पर्सन को बेच दी है, तो यहां पे ऑब्वियसली मेरे और वो बायर के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होगा कि अब भाविन सर इस नाम से या इस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी फिर से नहीं कर सकते। वरना क्या होगा, मैंने उनको दे दिया पर फिर भी मैं मेरा कोई भी नाम से इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दूंगा तो होगा क्या, क्वालिटी के बेस के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अच्छा करियर नॉलेज और रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे गुडविल का पैसा दिया फिर भी उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यहां पे जो गुडविल का बायर है उसके बीच में और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि जो सेलर है मतलब जिसने गुडविल का पैसा लिया है वो यहां पे सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा और ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। क्लियर हो रहा है? देन सेकंड, एग्रीमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप, और वो भी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होता है एक्टिव पार्टनर को। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, a partner may agree not to carry on any business similar to that of the partnership business। ये आप लोग 11-12 से जब से पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तब से आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं वो लोग सेम बिजनेस अपना पर्सनल नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि ए बी सी 3 लोग मिलके रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में चलाते हैं और बाजू में ही मिस्टर बी अपना पर्सनल रेस्टोरेंट भी चलाता है, तो होगा क्या, इंटरनल कंपटीशन होगा। तो यहां पे पार्टनर ए बी सी ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम में से कोई भी पर्सन अपना पर्सनल या प्राइवेट रेस्टोरेंट ओपन नहीं करेगा। तो यहां पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड ही हुआ कि आप रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते और वो वैलिड रहेगा बिकॉज दे ऑल आर पार्टनर्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद थर्ड, एग्रीमेंट बाय रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी में से मिस्टर सी ऐसा है कि जिसने पार्टनरशिप में रह के सारी चीजें रेस्टोरेंट के बारे में समझ ली और उसके बाद उसने पार्टनरशिप से निकल दिया क्योंकि ऊपर देखा कि पार्टनरशिप में है तो वो रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं कर सकता, पर उसने क्या किया, पार्टनरशिप में से एग्जिट ले ली और वहीं पे उसका खुद का बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया क्योंकि अब तो उसके पास एक्सपीरियंस आ गया है। तो यहां पे पार्टनर्स ऐसा भी एग्री कर सकते हैं कि जो पार्टनर्स है वो तो सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, पर अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो भी वो सिमिलर बिजनेस कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए या स्पेसिफिक लिमिट के अंदर नहीं कर सकता और वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। देन फोर्थ, एग्रीमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सिमिलर चीज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में भी कर सकते हैं। देखो, partner may agree with buyer not to carry on any business which is similar to the business। मतलब फर्म बंद कर रहे हैं तो भी ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस टाइप का बिजनेस नहीं करेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए या स्पेसिफिक लोकल एरिया में, और ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। उसके बाद है फिफ्थ, एग्रीमेंट बाय मेंबर ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन। मतलब कोई ट्रेड कॉम्बिनेशन आपने किया है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जियो है, वोडाफोन है और एयरटेल है, इन लोगों ने मिलके एक ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाया है कि हम लोग हमारा सारा बिजनेस एक ही हेड में करेंगे, पर उसके बाद भी फॉर एग्जांपल जियो अपने खुद के नाम से भी एक्टिविटी करता है तो यहां पे वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे एग्रीमेंट इन तीनों ने कर दिया होगा कि कोई भी एसोसिएट मेंबर अपना खुद का कोई अलग से काम नहीं कर सकते। तो देखो यहां पे क्या कहा है, ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस may from the association to regulate their business or to fix prices or timing of the business। मतलब यहां पे कोई भी एग्रीमेंट वो कर सकते हैं, प्राइस रिलेटेड, टाइम रिलेटेड या एरिया रिलेटेड, कुछ भी।
द मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन में एग्री अपॉन सर्टेन कॉमन नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स ऑफ द बिजनेस एंड सच एन एग्रीमेंट इज वैलिड। यहां पे ऑब्वियस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से सभी मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड रहेगा। एंड देन सिक्स्थ पॉइंट इज सर्विस एग्रीमेंट। तो देखो सर्विस एग्रीमेंट में क्या है, समटाइम्स बाय एन एग्रीमेंट द एम्प्लॉय इज प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो XYZ लिमिटेड में जॉब कर रहा है, तो यहां पे उनके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और क्या करता है कि भाई जब तक आप XYZ लिमिटेड में जॉब कर रहे हो आप कहीं और पे जॉब या कोई और प्राइवेट असाइनमेंट या काम नहीं ले सकते। ऐसा क्यों करता है, ताकि ये मिस्टर ए का फुल डेडिकेशन XYZ लिमिटेड को ही मिले। अब यहाँ पे मिस्टर ए XYZ लिमिटेड के साथ दो और काम करता होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे उसका जो काम का डेडिकेशन है वो कम हो जाएगा। इसलिए कई बार जो कंपनियां हैं इस तरह के एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट करवा देती है जहां पे एम्प्लॉय के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। कई बार आपने मूवीज में भी सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर एक्टर है, उसने फॉर एग्जांपल यशराज बैनर की फिल्म साइन की तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि वो कोई और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म पर्टिकुलर टाइम के लिए साइन नहीं कर सकता और ये सब वैलिड रहेगा जब वो एम्प्लॉयमेंट में है तब। देन सेवंथ, एग्रीमेंट बाय सोल सेलिंग एजेंट। कोई पर्सन को सोल सेलिंग एजेंसी मिली है तो यहां पे देखो अ सेलिंग एजेंट में एग्री नॉट टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि अमर मोटर्स है, उसको पर्टिकुलरली मारुति सुजुकी की सोल सेलिंग एजेंसी मिली है। मतलब पूरे वडोदरा में अगर आपको मारुति की कार लेनी है तो आपको अमर मोटर्स में ही जाना पड़ेगा। तो यहां पे मारुति सुजुकी वाले अमर मोटर्स के साथ एग्रीमेंट करेंगे भाई पूरे वडोदरा में से मारुति सुजुकी के लिए लोग आपके पास ही आएंगे, तो फिर आपको आपके शोरूम में यहाँ पे ह्युंडई की या तो फिर महिंद्रा की या कोई भी और कंपनी की कार नहीं बेचनी है। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी अमर मोटर्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा और वो वैलिड माना जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों यहाँ पे ये पूरा सेकंड क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक या तो थर्ड क्वेश्चन जो कि है वेजरिंग एग्रीमेंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए वेजर का मतलब क्या है। तो देखो अ वेजर इज एन एग्रीमेंट इन विच, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे मनी और मनीज वर्थ। याद रखना टू पे मनी पैसे और मनीज वर्थ ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। मतलब कोई अनसर्टन इवेंट, अनसर्टन इवेंट मतलब अनिश्चित घटना जो थसे तो पैसा आपवाना थसे का तो लेवाना थसे। देखो इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी टू पे इफ दैट इवेंट डज नॉट हैपन। मतलब थसे तो હું તમને રૂપિયા આપીશ, નહીં થાય તો તમારે મને રૂપિયા આપવાના। આ રીતના કોઈ શરત આપણે ઘણી વખત નથી લગાવતા શરત कि देख आज बारिश होगी, अगर नहीं आज तो बारिश नहीं होगी, आज बारिश हुई ना तो मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, ठीक है, बारिश नहीं हुई तो तू मेरे को 500 रुपए देना। तो यहाँ पे देखो अगर बारिश हुई तो मुझे 500 देने हैं, नहीं हुई तो आपको मुझे देने हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस टू पे ₹5,000 to B if there is a rainfall on the Monday and if it does not rain B shall pay the same amount to A। मतलब यहाँ पे या तो बारिश होगी या नहीं होगी और ये अनसर्टेन इवेंट है, किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है कि हाँ मेरे पास बटन है अभी दबा देता हूं देख बारिश गिरी अब तो मैं ही पैसा जीतूंगा। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, वो अनसर्टेन इवेंट है। तो देखो इन द केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट द इवेंट इज अनसर्टेन। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों इवेंट अनसर्टेन होगा, तो इट रिलेट्स टू द फ्यूचर। अब मतलब आज शाम को या कल बारिश होगी या नहीं, कब, आज कल बारिश होगी या नहीं, इसका हम लोग देखते हैं शरत लगाते हैं। अब कल बारिश हो गई है या नहीं हुई है वो सबको पता ही होगा, तो उसके ऊपर कैसा अनसर्टेनिटी होगी। या तो फिर अगर इफ इट इज रिलेट टू द पास्ट बट द पार्टीज आर नॉट सर्टन, पास्ट की बात है पर पार्टी इसके रिलेटेड सर्टन नहीं है कि यार क्या हुआ था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, नहीं नहीं सर ने ये होमवर्क दिया था, नहीं नहीं सर ने होमवर्क नहीं दिया था, अगर होमवर्क दिया ना तो तू मेरे को 10 रुपए देना या तू मेरे को समोसा की पार्टी देना या तू मुझे नाश्ता करवाना, अगर निकला तो मैं तुझे करवाऊंगा। तो ये क्या हुआ, पास्ट का है बट पार्टीज अनसर्टन है एंड द इवेंट हैज स्टार्टेड बट द रिजल्ट इज अनसर्टेन। कई बार ऐसा है कि अभी प्रेजेंट कंटिन्यू में ही है,
इवेंट चालू हो गया है बट इसका आउटकम क्या निकलेगा वो किसी को पता नहीं है। लाइक क्रिकेट मैच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है, इंडिया जीतेगी या हारेगी, मैच चालू हो गया है बट फ्यूचर क्या है ये अनसर्टन है। तो इन सारी सिचुएशन की वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पे इवेंट अनसर्टन होगा। तो यहां पे एसेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से है, तो यहां पे टोटल 5 पॉइंट हमें डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला फीचर यानी कि लक्षण है प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, मतलब पैसा होगा या पैसे की वैल्यू का ही कुछ होगा और कोई चीज नहीं होगी। यहां पे देखो द वेजरिंग एग्रीमेंट मस्ट कंटेन प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, उसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, अगर आज बारिश हुई तो मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, बस उपवास करूंगा, ऐसा नहीं होगा। बारिश नहीं हुई तो 500 रुपए निकाल चल, यही एग्रीमेंट में चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मनी और मनी इज वर्थ। सेकंड जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इवेंट कैसा होगा, अनसर्टन होगा, किसी भी पार्टी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। देखो द प्रॉमिस टू पे मनी मस्ट बी कंडीशनल, और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर इवेंट होगा तो ही पैसे देने हैं या इवेंट नहीं होगा तो ही पैसे देने हैं। मतलब कंडीशन हो गई, बारिश हुई तो मैं पैसे दूंगा, बारिश नहीं हुई तो तू मेरे को पैसा देना, मतलब यहां पे कंडीशन होगी। एंड दिस इवेंट इज जनरली फॉर द फ्यूचर इवेंट एंड इट मे ऑल्सो रिलेट टू द पास्ट इवेंट, बट यहां पे पार्टी क्या होगी, नॉट सर्टेन, जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं। थर्ड, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज, मतलब ए और बी के बीच में ये एग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बारिश होगी तो 500 रुपए देंगे, बारिश नहीं होगी तो 500 रुपए तू मेरे को देगा। तो यहां पे होगा क्या, दो में से कोई एक पार्टी वो जरूर जीतेगी या कोई एक पार्टी जरूर हारेगी, मतलब विन या लूज। अगर बारिश हो गई तो ए जीत गया और अगर बारिश हो गई तो बी क्या हो गया, हार गया, लॉस हो गया। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों जीत गए, ए भी जीत गया बी भी जीत गया, थोड़ी बारिश हुई थोड़ी बारिश नहीं हुई, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बारिश हुई या बारिश नहीं हुई, बारिश होगी तो ए जीता और बी हारा, और बारिश नहीं हुई तो बी जीता और ए हारा। क्लियर, तो यहां पे दोनों में से कोई एक पार्टी या तो जीतेगी या तो हारेगी, मींस ईच पार्टी हैज अ चांस टू गेन और लॉस एंड depending upon the happening or non-happening of the event, but the gain of one party is the loss of other party। ऐसा होगा ही कि अगर ये जीता तो दूसरा वाला हारेगा ही, या तो दूसरा जीता तो पहले वाला हारेगा ही, दोनों हार गए या दोनों जीत गए, इट इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ, नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, जो इवेंट है उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, मतलब बारिश होगी या नहीं होगी, मेरा कोई भगवान के साथ कांटेक्ट नहीं है, वो मैं पीके वाला बाबा नहीं हूं कि मैं सीधा यहां से भगवान को कॉल करता हूं और प्रभु पथ प्रदर्शित कीजिए, बारिश होगी या नहीं होगी बताइए ताकि मैं शर्त लगा सकूं। इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि यहां पे किसी का भी इवेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। In wager, neither party should have a control over happening of the event one way or other, मतलब किसी भी तरह से कोई भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होगा तो ही वो वेजरिंग एग्रीमेंट। अगर ऐसा है कि कंट्रोल हो सकता है, मतलब आप फॉर एग्जांपल ऐसी शर्त लगाते हो कि बोल आज भाविन सर होमवर्क देंगे, अरे क्या बात कर रहा है आज भाविन सर होमवर्क नहीं देंगे, अगर होमवर्क देंगे ना तो मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, नहीं देंगे तो तू मुझे को 500 रुपए देना। अब आप मुझे कॉल कर देते हो सर होमवर्क मत करना या मत देना, 500 रुपए की शर्त लगी है, 250 रुपए आपके, ओके नहीं दूंगा, मैंने होमवर्क नहीं दिया। तो यहां पे क्या हो गया, वो दूसरी वाली पार्टी का कंट्रोल हो गया इवेंट के ऊपर। तो यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, इवेंट के ऊपर किसी भी पार्टी का कंट्रोलिंग नहीं चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। क्लियर। देन फिफ्थ, नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, इवेंट के अंदर और कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हार जीत पैसे की ही बात करो और कोई चीज यहां पे नहीं चाहिए। देखो neither party should have any interest in happening or non happening of the event other than the amount of win or loss, मतलब बारिश हुई तो 500 रुपए देना, बारिश नहीं हुई तो 500 रुपए ले लेना, यही, और कोई चीज नहीं। यार बारिश हुई तो चलो ना मस्त राइड पे चलते हैं, मेरी बाइक पे बैठ जाना ना, पीछे घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, पैसे लाओ या पैसे दो, वो जूते दो पैसे लो, ऐसा यहां पे पैसे दो या पैसे लो, बस इतना ही, और कुछ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। अब यहां पे क्या कहा है, विच ट्रांजेक्शंस आर नॉट वेजर, अब
कुछ ट्रांजैक्शन एक्सेप्शनल है जो कि आपको लगेगा कि सर इसमें भी तो ऐसा ही है, पैसा लो या पैसा गवाओ, तो यहां पे ये क्यों वैलिड माना जाता है? तो देखो ये एक्सेप्शनल पॉइंट है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर सिमिलर टू वेजर बट दे आर नॉट वेजर, और वो वैलिड माने जाते हैं। जैसे कि पहला शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, शेयर बाजार में पैसे लगाए, अब या तो आपके पैसे बढ़ेंगे या तो पैसे कम होंगे, पता ही है, तो सर ये भी तो वेजरिंग हो गया ना? नहीं, इसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली परमिशन दी है, तो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन दे आर नॉट अ वेजर। क्रॉसवर्ड कंपटीशन विच रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ स्किल, क्रॉसवर्ड पजल्स आप खेलते हो, जीते तो पैसे मिलेंगे, हारे तो गए, तो यहां पे ये भी वेजरिंग नहीं है। एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट द प्राइस और सम ऑफ 500 और मोर टुवर्ड्स द अवार्ड फॉर द विनर ऑफ एनी हॉर्स रेस, मतलब हॉर्स रेस आपने मूवीज में देखी होगा, रेस 1 रेस 2 मूवीज में कि हॉर्स रेस होती है, पैसे लगाते हैं, वो पुणे में और बाहर की कुछ कंट्री में ऑफिशियली वैलिड है, पर बाकी सब जगह पे वो नहीं है, बाकी सब जगह के लिए वो वेजर है। पर यहां पे क्या कहा है कि 500 रुपए तक का अवार्ड देना टू द विनर ऑफ हॉर्स रेस, वो वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी सब लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने टर्म प्लान लिया है, तो अगर आप मर गए तो पैसे मिलेंगे, नहीं मरे तो पैसे गए, तो यहां पे वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑप्शन डीलिंग, ये ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन, ये भी शेयर मार्केट का ही एक टर्म है, तो यहां पे ये फ्यूचर ऑप्शन में आप डील करते हो तो वो भी आपको लगता है वेजर जैसा ही, बट वो वेजरिंग नहीं होते हैं। और इसकी इफेक्ट क्या होती है? तो वेजरिंग एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू के लिए काम लगेगा। गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर ये वेजरिंग एग्रीमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, याद रखना, महाराष्ट्र एंड गुजरात उन्होंने इलीगल कहा है, बाकी सारे जो स्टेट्स है इंडिया के वहां पे वॉइड है, मतलब इफेक्टिव तो कहीं पे भी नहीं है। डिफरेंस ये है कि यहां पे इलीगल है, और इलीगल में क्या होता है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि उसके साथ कनेक्टेड कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी कैंसिल हो जाता है। तो याद रखना कि वेजरिंग एग्रीमेंट गुजरात और महाराष्ट्र में इलीगल एंड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया इट इज वॉइड। क्लियर? तो अब जल्दी से एक बार हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट और ऑर्डिनरी एग्रीमेंट, एक सामान्य करार और वेजरिंग करार, उसमें क्या डिफरेंस होता है देख लेते हैं। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या इन्वॉल्व है? मनी इज पेएबल, मतलब पैसे ही इन्वॉल्व होंगे, जबकि यहां पे मनी फॉर गुड्स और सर्विस सामने कुछ होगा। यहां पे वेजरिंग में तो क्या है? पैसा दो या पैसा लो, जबकि यहां पे पैसा दो और गुड्स लो या सर्विस लो, ऐसा कुछ इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल आप फीस पे कर रहे हो और एक्सीलेंट एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटी या मूवी की कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे हो। सेकंड, देयर इज अ प्रॉमिस ओनली टू डू समथिंग, मतलब कुछ करना ही है, नहीं करने का कुछ नहीं है। अगर हारा तो मैं पैसे दूंगा, जीता तो पैसे लूंगा, यहां पे करना ही है, नॉट टू डू समथिंग नहीं आता है। जबकि एक नॉर्मल एग्रीमेंट के अंदर हमने यूनिट 1 में स्टडी किया था, डेफिनेशन ही थी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब नॉट टू डू, ये सारी चीजें एक नॉर्मल एग्रीमेंट में होती है। तो डू एंड नॉट टू डू समथिंग दोनों कवर होते हैं। थर्ड, द व्यू ऑफ बोथ पार्टीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक जीतेगा या एक हारेगा, मतलब बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, दोनों का व्यू ऑपोजिट होगा। जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोइंसिडेंटल होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑल्टरनेटिव टू बोथ द पार्टीज, मतलब एक पैसा जीतेगा तो दूसरे को पैसा देना ही पड़ेगा, मतलब एक को लेना ही है, एक को देना ही है। जबकि यहां पे क्या होगा? दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ लेना है और कुछ ना कुछ देना भी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 रुपए के बदले में गुड्स ले रहे हो, तो यहाँ पे 5,000 देना भी है और गुड्स लेना भी है, दोनों चीजें इन्वॉल्व है नॉर्मल एग्रीमेंट में। जबकि वेजरिंग में या तो पैसे देंगे या तो पैसे लेंगे, नो अदर इंटरेस्ट। देन राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज ऑन अ स्पेसिफिक पार्टी, मतलब एक ही पार्टी का ड्यूटी होगा और एक ही पार्टी का राइट होगा, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। जबकि यहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बना है तो दोनों पार्टी के राइट और ड्यूटी फिक्स हो गए होंगे। एंड ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट इज इलीगल, और यहां पे आपने देखा गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा है और बाकी के सारे स्टेट्स में वो वॉइड है, जबकि जो नॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं वो वैलिड होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे यूनिट 2 में फर्स्ट चैप्टर का 4th टॉपिक या तो 4th क्वेश्चन, और उसमें क्या कहा है?
एन्यूमरेट वॉइड एग्रीमेंट। एन्यूमरेट मतलब गिव द एग्जांपल, आप थोड़े एग्जांपल बताओ कि आप किसको वॉइड एग्रीमेंट मानोगे। तो ये आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें से कोई है तो वॉइड एग्रीमेंट होगा। एमसीक्यू में भी आपको काफी काम लगेगा। तो देखो, एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। हम लोग ने यूनिट 1 में देख लिया कि इनकॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब 18 साल से कम है, आप लोगों की तरह अनसाउंड माइंड का है, या मेरे जैसा इंसॉल्वेंट है, तो ये सारी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो उन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टी वो क्या होगा, वॉइड होगा। देन सेकंड, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों पार्टी की मिस्टेक हुई और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन विच कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ये इसी सेशन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। देन एग्रीमेंट द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट, देखो ये दोनों मोस्टली सेम ही है, यहां पे फुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल है, जबकि यहां पे पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसीडरेशन है। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन ही नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। हमने देखा था समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, ये होना ही चाहिए। देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये भी हमने स्टडी कर लिया। तो कोई भी एग्रीमेंट ट्रेड को रिस्ट्रेन करता है या मैरिज को रिस्ट्रेन करता है तो वो भी वॉइड होता है। देन नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट में जो लीगल प्रोसीडिंग होता है, केस चलता है, उसको रोकने के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब पैसे ले लो और गवाही देने मत जाना, तो ये सब भी क्या है, वॉइड है। देन एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, उसकी टर्म्स कुछ अनसर्टन है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर, वो तो अभी पूरा क्वेश्चन मैंने समझाया, मनी और मनी इज वर्थ वाला, तो वो भी वॉइड। एंड एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट और टू डू सम इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब कोई इम्पॉसिबल काम करना, मतलब आप पढ़ो ही मत और मैं मैजिक करके आप सबको फुल मार्क्स दिला दूंगा, देखो मैं अभी छू मंतर करूंगा और ये पूरा नॉलेज आपके माइंड में फिट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा कहूंगा कि 1000 रुपए दो और देखो मैं मैजिक से मेरे माइंड में जितना भी नॉलेज है सब कुछ ट्रांसफर मार दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। पी के थोड़ी उनके हाथ पकड़ के सब ट्रांसफर मार लोगे। तो यहां पे इम्पॉसिबल काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, वॉइड होगा। क्लियर। और अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का आखिरी 5th टॉपिक, शॉर्ट नोट ऑन रूल्स रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। और दोस्तों ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 2-3 मिनट निकाल के अच्छे से समझ लो, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करने में आसानी रहे। देखो, समटाइम्स डेटर में हैव सेवरल डिफरेंट डेट टू वन सिंगल पर्सन, मतलब एक ही पर्सन है मिस्टर ए, उनको अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए मिस्टर बी को पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल 5000 रुपए देने हैं क्योंकि उनके पास से उन्होंने गुड्स खरीदे थे, 2000 रुपए लोन के तौर पे लिए थे वो भी पे करने हैं, और 1000 रुपए की सर्विस ली थी। तो ये सारे के सारे अलग अलग पैसे मिस्टर बी को पे करने हैं मिस्टर ए। यहां पे मिस्टर ए को देखो 5, 2 और 1 टोटल 8000 अलग अलग काम के लिए पेमेंट करना है टू मिस्टर बी। Here he makes the payment which is insufficient to satisfy the whole amount। अब यहां पे मिस्टर ए ने कुछ पेमेंट किया और ये कुछ पेमेंट टोटल पेमेंट नहीं है, मतलब 8000 रुपए का पूरा डेट क्लियर कर दे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे मिस्टर ए ने 4000 रुपए अभी पे किए, तो यहां पे मिस्टर बी के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि साला ये 4000 रुपए मैं किसमें गिनूं, ये 5000 में गिनूं, ये 2000 में गिनूं, 1000 में गिनूं, किसमें गिनूं। तो यहां पे इसी के लिए यहां पे टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, कि ये जो पैसा आया है उसको मैं कहां पे एप्रोप्रिएट करूं, मतलब कौन से डेट के लिए एडजस्ट करूं। तो देखो यहां पे क्या कहा है, इन दिस रिगार्ड सेक्शन 59 to 61 लेस डाउन द फॉलोइंग रूल्स, जिसमें क्या कहा है, पहला, व्हेन डेटर एक्सप्रेसली इंडिकेट at the time of payment that the payment should be applied towards the discharge of a particular date, तो फिर जिसको पेमेंट मिला है उसको उसी में अप्रोप्रिएट करता है। मतलब यहां पे हमारा एग्जांपल देखो, यहां पे मिस्टर ए ने 4000 रुपए मिस्टर बी को दिए और यहां पे उसको क्लियरली बोल दिया कि भाई मैंने आपके पास ये जो गुड्स खरीदे थे ना 5000 रुपए के, उसके अंदर ये 4000 का पेमेंट कंसिडर कर देना। तो क्या करेगा मिस्टर बी,
ऑब्वियस है कि चल भाई तेरे 5,000 में से 4,000 मुझे मिल गए, उसी में उसको सेट करेगा। जबकि दूसरा पॉइंट कहा है when debtor does not intimate, डेटर ने कुछ इंटीमेशन नहीं दिया, सिर्फ ये लो 4,000 रुपए मुझे आपको पेमेंट करना था ना, ये लो 4,000 रुपए मैंने आपको दे दिए। एंड द सर्कमस्टेंसेस डू नॉट इंडिकेट द इंटेंशन ऑफ द डेटर, द क्रेडिटर में अप्लाई द पेमेंट एट हिज डिस्क्रिशन, मतलब वो अपनी समझदारी से उसका जो भी लॉफुल डेट होगा उसमें वो एडजस्ट करेगा। मतलब देखो यहाँ पे 5,000, 2,000 और 1,000 ये सभी के सभी मिस्टर बी को लॉफुली लेने हैं, तो उसमें से उसको जिसमें भी लगता है वो उसमें एडजस्ट करेगा। 4,000 में से चल भाई तेरे 1,000 यहाँ पे सेट करता हूं और ये 5 में से 3 सेट कर देता हूं, या मैं एक ये 2 सेट कर देता हूं और 5,000 में 1,000 सेट कर देता हूं, तो अब बाकी 4,000 जो गुड सेल किए थे उसी का बचा। ये जो कुछ भी डिसाइड करना है वो क्रेडिटर अपने डिस्क्रिशन से, मतलब अपनी समझदारी से एडजस्ट करेगा। बस यहां पे ये ध्यान रखना है, द क्रेडिटर कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू अ डिस्प्यूटेड और अनलॉफुल डेट। जो डेट अनलॉफुल है उसमें, या कोई डिस्प्यूट है कि भाई इतना है या इतना है, कंफ्यूजन है, उसमें नहीं। यहां पे क्लियर हो गया है 5, 3 और 1, ये जो क्लियर फिक्स है उसी में ये अप्रोप्रिएट कर सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, when the debtor does not intimate and creditor fails to make the appropriation, then the payment shall be applied in the discharge of debt in chronological order। chronological order का मतलब होता है टाइम वाइज, मतलब जो सबसे पहला डेट था उसको सबसे पहले क्लियर करो, वो फीफो मेथड जैसा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका पहला डेट उसी के लिए ये पैसा को पहले यूज करेंगे, फिर पैसा बचा तो नेक्स्ट डेट, उसके बाद नेक्स्ट डेट, इस तरह से यहां पे होगा। क्लियर हो रहा है? सो इन शॉर्ट यही चीज को फिर से ब्रीफली कहा है, द डेटर हैज अ राइट टू इंटीमेट, मतलब डेटर बता सकता है। सेकंड, अगर कोई इंटीमेशन नहीं है तो क्रेडिटर अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से एडजस्ट करेगा, और अगर कुछ नहीं है, क्रेडिटर को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये एडजस्टमेंट होगा। दोस्तों क्लियर? तो यहां पे हमारे यूनिट 2 का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्विक स्टडी सेशन काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगा होगा। बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया है, प्रिपेयर हो गया है। आप जब भी चाहो तब इसको रिवाइज कर सकते हो, इवन एग्जाम से पहले भी, ताकि आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन आपके लेवल के हिसाब से, आपके टाइम कन्वीनियंसी के हिसाब से हो सके। और इसी तरह से एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स में अवेल करना चाहते हो या आपके फ्रेंड्स करना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको लोवेस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों टेरिफिक लेवल पे बढ़े और आप करियर में नई ऊंचाइयों पे पहुंच सको। सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 का क्विक रिवीजन लाएंगे, तो उसको भी आप जरूर देखें ताकि आपकी बहुत ही बढ़िया सी प्रिपरेशन कम टाइम में हो सके। Until then, believe that you are intelligent, just work smart and achieve more result with SAS Institute of Commerce. God bless you all.